हमारे अपोजिशन पार्टी के जितने भी बड़े बड़े नामचीन नेता हैं वो सारे के सारे उसी पंचायत से हैं। तो अगर मुझे ले जाना होता तो क्या आपको लगता है कि मैं उस जगह को चुनता? तो आप समझिए ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं क्या कि वहां गया तो गलत हुआ या सही हुआ। मैं केवल यह बताने का प्रयास कर रहा हूं कि इसमें मेरी कोई भूमिका नहीं। विभिन्न कारण से ये जो सत्ता परिवर्तन हुआ है, 20 साल तक माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से बिहार को संभाला, मतलब आप ये सोच कर करके देखिए कि कोई मुख्यमंत्री 20 साल बने रहने के बाद छोड़ता है और पूरा बिहार दुखी है। ऐसा मतलब इतिहास में कभी नहीं हुआ था और मुझे नहीं लगता कि भविष्य में भी ऐसा होगा कि 20 साल कोई मुख्यमंत्री बने रहने के बाद भी 2/3 बहुमत मतलब 202 सीट 243 में एनडीए को आई, उतनी सीट से जीतता है और उनके छोड़ने पर पूरा बिहार रो रहा है और वापस आने की अपील कर रहा था। तो हर जनता के दिल में बसते हैं नीतीश कुमार और ये इतने आसानी से कहीं जाने वाले नहीं हैं। लेकिन बहरहाल जो भी है, अभी जो सरकारी परिस्थिति है, सरकार में परिवर्तन हुआ है, एक युग का अंत हुआ है और एक नए युग की शुरुआत हुई है। चूंकि सरकार एनडीए की ही है तो हम लोग काफी आशान्वित हैं और अपेक्षा करते हैं कि जो नई सरकार आई है वो भी उनके कार्यकाल को आगे बढ़ाते हुए, उनके एजेंडा को आगे बढ़ाते हुए, जो नीतीश जी और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो एजेंडा था बिहार के लिए, उस रास्ते पर आगे बढ़ाते हुए बहुत अच्छा काम करने का प्रयास करेगी। कि नीतीश कुमार के निशान, एक शुरू चर्चा हुई थी कि नीतीश जी के निशान जो है जदयू की कमान संभालेंगे, उप मुख्यमंत्री का सीट वो ले रहे हैं, डिप्टी सीएम बन रहे हैं, लेकिन उनके टीम में आपका भी नाम था, मानसिक मृणाल जी का भी नाम था, कोमल सिंह जी का था, श्रेयसी सिंह जी, मतलब बहुत सारे जो युवा विधायक बने थे उनका नाम था। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो निशांत जी डिप्टी सीएम का सीट नहीं लिए? देखिए ये इसको आप दो तरीके से भी देख सकते हैं कि ये एक नए नए उभरे हुए नेता, लेकिन उस परिवार का की बात सोचिए कि उस परिवार के मतलब इतना बिहार के लिए उन्होंने किया हुआ है कि निशांत जी की चाहत कौन नहीं कर रहा है, आजकल सभी कर रहे हैं। लेकिन फिर भी देखिए कि कहीं ना कहीं अगर उनको जबकि मिलता हुआ दिखने के बाद भी उन्होंने ये पद लेने से भी इनकार किया और उन्होंने इच्छा जताई है कि पहले हम संगठन के लिए काम करेंगे, तो ये भी एक बड़प्पन है। उन्होंने जदयू पार्टी तो ज्वाइन की और अगर संगठन के लिए काम करना चाहते हैं तो करें। वो भी चाहते हैं कि मैं पूरी तरह से सशक्त होकर कर करके बदलूं, ये शायद उनकी इच्छा होगी। और अगर हम लोग की व्यक्तिगत बात पूछें तो हम लोग तो बहुत जी तोड़ मेहनत और प्रयास कर रहे थे कि उनको पद मिलना चाहिए और पद लेना चाहिए, लेकिन ये हम लोग की इच्छा थी। उनकी आकांक्षाएं या उनकी जो सोच है वो कहीं ना कहीं एक परिपक्वता दिखती है कि इतने बातों के बाद भी और सब कुछ होने के बाद भी और मिलते हुए होने के बाद भी उन्होंने इस पद को लेने से भी अगर इनकार किया है तो उसके पीछे उनकी कोई ना कोई सोच है और हम लोग उसका सम्मान करते हैं। जैसे कि देखिए आपकी माता श्री जो है मंत्री थे, आप विधायक बने, मांझिक मृणाल जी के पिताजी अशोक कुमार मुन्ना जी लगातार 3 बार के विधायक थे, तो मांझिक मृणाल जी ने पदभार ग्रहण किया। दीपक प्रकाश जी का बात ले लेते हैं, उनके पिताजी मंत्री थे, राज्यसभा सांसद है, तो उन्होंने एमएलसी कोटे से मंत्री बने। तो इनके पिताजी तो मुख्यमंत्री हैं, ये लोगों के मन में चल रहा है कि इनके पिताजी तो मुख्यमंत्री है, ये डायरेक्ट मुख्यमंत्री भी बन सकते थे जिनके पास इतना बहुमत है। तो ऐसा क्या कारण हो गया जो वो कल तक हो रहा था कि वो बन रहे, आज एकाएक वो नहीं बन रहे? देखिए अगर आप सच्चाई से देखें तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के 20 साल के शासन में वो हमेशा से परिवारवाद को नहीं बढ़ावा देने वालों में से गिने जाते हैं और व्यक्तिगत राजनीति में तो उन्होंने कभी भी अपने पुत्र को उतारा भी नहीं। लेकिन एक जनरेशनल चेंज भी हो रहा है। अगर आप देखिए तो इस बार बहुत सारे यंग विधायक आए हैं और वो कई सारे उनमें से कई सारे लोग हैं, जैसा कि आपने बताया कि वो राजनीतिक परिवार से आते हैं। लेकिन केवल ये मत देखिए, इनमें से सारे लोग जो हैं, सारे ही बोलूंगा मैं लगभग लगभग, वो शिक्षित बैकग्राउंड से आते हैं, पढ़े लिखे बैकग्राउंड से आते हैं और कुछ करने की वो जज्बा के साथ आते हैं। चाहे आप रुहेल रंजन से मिलिए या मृणाल जी से मिलिए या दीपक प्रकाश जी से मिलिए या मुझसे मिलिए या कई सारे और लोग हैं, नाम है, ये सबके बैकग्राउंड में जाइएगा, ये सारे के सारे शिक्षित बैकग्राउंड से आते हैं, अपने अपने क्षेत्र में अच्छा करके आए हैं। और जैसा कि आपने बताया कि निशांत जी खुद भी इंजीनियर हैं और वो चाहते तो बन सकते थे, लेकिन ये इनकी व्यक्तिगत इच्छा है और शायद उनके खून में इतनी ईमानदारी है और इतनी सोच है जिस सोच को हम लोग नहीं भांप पा रहे हैं कि शायद वो कुछ
समय लेकर करके अगर आना चाहते हैं तो उसमें भी कुछ न कुछ बड़ी सोच होगी और वो बिहार के लिए अच्छा ही होगा। अच्छा ही होगा। बहुत सारे आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा था कि जो सम्राट चौधरी, अगर जो जंगल राज कहा जाता था जदयू की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, कि जंगल राज है, लेकिन सम्राट चौधरी भी लालू जी के पाठशाला से ही निकले हुए छात्र हैं। सर देखिए, पाठशाला, एक ही पाठशाला में पढ़े हुए 50 छात्र सबके सब एक जैसे तो नहीं होते हैं। कुछ कई बार आप गलत स्कूल में भी चले जाते हैं, तो ऐसा भी तो होता है ना कि जब आप गलत स्कूल में चले जाते हैं तो क्या करते हैं, कुछ दिन रहने के बाद आपको रियलाइज होता है, पहले दिन तो रियलाइज भी नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं निकले, और वहां से निकले तो उसके बाद उनके विकास को देखिए, उसके बाद उनकी पहचान को देखिए। अगर उसी पार्टी में रह जाते तो फिर वो कहाँ होते? क्या आपको लगता है क्या कि उनकी पार्टी की जो सोच है, जो परिवारवाद का लेकर के एजेंडा चलाते होते हैं, उसमें सम्राट चौधरी सर का कुछ राजनीतिक भला या उनके जो क्षमता है उसको पहचान, उचित पहचान मिल पाती? नहीं मिल पाती। तो कई बार आप गलत स्कूल में चले जाते हैं, लेकिन लेट आए दुरुस्त आए, ठीक है। आप जब चिड़िया बरियारपुर विधानसभा से जीते थे, बहुत सारे युवाओं का जो है विश्वास आप पे रहा, बहुत सारे लोगों का विश्वास, और अच्छे मतों से आप जीते हैं। अब आते हैं चिड़िया बरियारपुर विधानसभा में। सर, चिड़िया बरियारपुर विधानसभा में मंझौल हाई स्कूल, जिसको मॉडर्न स्कूल बनाने की भी बात की जा रही है, क्या कारण रहा जो नहीं बन रहा है? नहीं, देखिए, मॉडल हाई स्कूल जो बनाने की बात है, इस बात तो मैं, कई लोगों ने मेरा नाम भी लिया कि इन्होंने ही चाहा और यहाँ से हटा दिया गया, ऐसी कोई भी बात नहीं है। ये हमने भी हाँ, पढ़ा था। तो मैं बता दूं, ये क्लियर करना भी बहुत ही आवश्यक है कि मॉडल स्कूल का चुनाव पहले कभी हुआ था मंझौल का कि नहीं हुआ था, ये भी मुझे नहीं पता है। बहरहाल मुझे ये पता चला है कि किसी कार्यक्रम के दौरान उस वक्त के जो डीएम साहब थे, उन्होंने बोला था क्या कि ये मॉडल स्कूल बनेगा, या उनके मुंह से निकल गया था और उस बात को लेकर करके लोगों ने प्रकाशित कर दिया था। लेकिन इसमें विधायक के रूप में मेरी कोई भूमिका नहीं है। फिर उन्हीं अधिकारियों ने उसको नहीं बना करके सकरौली को बना दिया, या मुझे ये भी नहीं पता कि वो हमेशा से सकरौली ही बनना था और उसको नहीं बनाना था। सोशल मीडिया पे हाँ। एक ट्रेंड चल रहा था कि आप लोग जो है अभिषेक जी को वोट देके विधायक बनाए मंझौल वासियों, हाँ। और ये अभिषेक जी ने मंझौल वासियों को एक उपहार दिया कि मंझौल हाई स्कूल जो है मॉडल स्कूल बन रहा था, इसको उठा के सकरौली बना दिया। तो मेरा उसमें केवल एक जवाब है, और वो जवाब सुनने के बाद आप समझ जाइएगा कि सकरौली गोपालपुर बसी पंचायत में पड़ता है, और वो वन ऑफ द लोएस्ट वोट मुझे वही उसी पंचायत से मिला था। और हमारे अपोजिशन पार्टी के जितने भी बड़े बड़े नामचीन नेता हैं, वो सारे के सारे उसी पंचायत से हैं। तो अगर मुझे ले जाना होता तो क्या आपको लगता है कि मैं उस जगह को चुनता? तो आप समझिए, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं क्या कि वहां गया तो गलत हुआ या सही हुआ, मैं केवल यह बताने का प्रयास कर रहा हूं कि इसमें मेरी कोई भूमिका नहीं। जैसे नगर निकाय की बात की जाए तो मंझौल का भी नाम आ रहा है, चौराही का भी नाम, आपने एक सर्वे भी किया था। हाँ। तो अभी कौन बन रहा है, मंझौल बन रहा है, खुदावनपुर बन रहा है, कि चौराही बन रहा है? नहीं, नगर परिषद के लिए देखिए अभी कहीं से आश्वासन नहीं मिला है। हमने बात उठाई थी कि मंझौल को नगर परिषद बनाया जाए, और उसके लिए मैंने तत्कालीन जो हमारे मंत्री थे उनको भी पत्र भी लिखा था, और मैं उस मामले में लोगों की फीडबैक लेने के बाद कुछ भागों को छोड़ करके, जैसे कुछ जगह से आया है कि बहसारा के कुछ एरिया नगर परिषद में जाने लायक नहीं है, तो उन भागों को छोड़ करके पुनः अगर सबका विचार होगा तो सबसे विचार लेकर करके मंझौल को नगर परिषद बनाने की भूमिका में काम करने का प्रयास करूंगा, और लोगों की इच्छा जानने के बाद, क्योंकि उस पर मुझे विस्तृत राय लेने की अभी भी आवश्यकता है। प्रयास केवल मंझौल का है। खुदावंदपुर और चौराही अभी जो उनकी स्थिति है, क्योंकि नगर परिषद बनने के लिए आपको कुछ क्राइटेरिया होते हैं, ठीक है, और वो सारे क्राइटेरिया फुलफिल करने आवश्यक होते हैं। तो अभी तो सच पूछिए तो मंझौल भी एक आध क्राइटेरिया में लैग कर रहा था। लेकिन एक बात है जो कि मंझौल को खास बनाती है कि मंझौल पूरे बिहार में एकमात्र ऐसा अनुमंडलीय क्षेत्र है जो कि नगर परिषद या नगर पंचायत नहीं है। तो इसलिए यह आवश्यक है, और हमारे विधानसभा में एक भी नगर परिषद नहीं होने के कारण जो हमें सरकारी फंड मिलती है उसमें काफी कटौती हो जाती है। तो हम लोग सबके हित में है कि वो उसे नगर परिषद बनाया जाए, और मैं उस दिशा में कार्य जरूर करना चाहूंगा। चौराही और खुदावंदपुर अभी उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता है, इसीलिए तत्कालिक रूप से अगर आप देखिए तो वो कंसिडरेशन में नहीं। एक जो है चर्चा हर वर्ष चलती है, जब जब चुनाव आता है तब भी, और लगातार चलती रहती है, पवरा पुल, जिसमें बेगूसराय के वर्तमान विधायक कुंदन सिंह जी ने भी आवाज उठाई थी, माननीय सांसद गिरिराज सिंह जी ने भी आवाज उठाई थी। तो इस पुल के बारे में क्या कहना है, क्योंकि सिबरी पुल भी जर्जर स्थिति में है। नहीं, मैंने भी मंत्री जी से मिलकर करके इसके लिए आवाज उठाई थी, क्योंकि हमारे क्षेत्रीय लोगों की डिमांड है।
इसमें आश्वासन भी मिला था कि इस पर विचार किया जाएगा। केवल बात आ जाती है कि कुछ टेक्निकल इश्यूज जो कि या तो इंजीनियर बताते हैं या जो हमारे गाइडलाइंस हैं वो बताते हैं। गाइडलाइंस में कई सारे इश्यूज होते हैं कि काफी पास पास में भी पुल नहीं होना चाहिए। तो एक दिक्कत की बात ये है कि विक्रमपुर में एक पुल है, चेरिया में एक बन रहा है, अब पबड़ा, तो मतलब कि काफी नजदीक, और फिर सिउड़ी में है। आप अभी जहाँ बैठे हुए हैं हाँ। माननीय विजय कुमार चौधरी जी के आवास पे, और इनसे आपका पारिवारिक रिश्ता भी है, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आपका पारिवारिक रिश्ता है। तो इनके क्षेत्र में अगर जाइएगा, विजय कुमार चौधरी जी के क्षेत्र में, हर 1 किलोमीटर पे आपको पुल दिखेगा। मैं यही बता रहा हूँ। तो इतने टेक्निकली फिर भी बना है ना, जैसे चेरिया और विक्रमपुर में कितनी दूरी है, अगर आप देखें तो 2-3 किलोमीटर ही है। तो ऐसा मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ, मैं कहीं से काट नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं अपना प्रयास भी कर रहा हूं और पुरजोर प्रयास करूंगा इस वक्त आने पर, और कोशिश मतलब अपने हर संभव प्रयास से जितना कोशिश हो सकेगा जरूर उस पुल को लाने के लिए प्रयासरत रहूंगा, ये विश्वास दिलाता हूं। अब इसके बाद है क्या कि जो विचार फाइनल स्वीकृति वो तो जब माननीय मंत्री जो होंगे वो या माननीय मुख्यमंत्री होंगे, उनकी स्वीकृति से जहां से भी हो तो प्रयास रहेगा। अभी मैं जब तक कोई आश्वासन नहीं मिल जाता है उस पर इससे ज्यादा बोलना उचित नहीं। जैसे हर वर्ष बाढ़ आती है सर, और जल संसाधन मंत्री भी माननीय है, और आपसे आपसे इनका जो पारिवारिक रिश्ता भी, राजनीतिक रिश्ता है ही, पारिवारिक रिश्ता। तो पबड़ा बांध बांध जो है, ये पूरा बांध का हर बार रिनोवेशन होता है, लेकिन कोई उचित जो है पहलू निकल के नहीं आता है। देखिए ये चीज जो है, अगर आप बाढ़ की बात कर रहे हैं तो बाढ़ कई, अगर वास्तव में देखिए तो पिछली बार बाढ़ हमारे क्षेत्र में 2007 में आया था, बसी टूटा था, वो भी पबड़ा के पास नहीं, बसी में टूटा था। और उसके पहले 87 में कोसी टूटी थी, लेकिन बीच में नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि हमारा क्षेत्र बाढ़ एक बहुत बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कर रहा हूं मैं कि बांध का कटाव या बांध के पास जो उचित होना चाहिए उसके उसके लिए मैं मंत्री जी को लिखा भी था क्या कि इस सबका सर्वे कराया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ अभी बाढ़ से ज्यादा बड़ी समस्या अगर मेरे निगाहों में अगर आप देखिएगा तो जल जमाव की समस्या है। जो जल जमाव विभिन्न कारणों से, और उसमें कई सारे सामाजिक कारण है, जैसे कि सारे रोड के जो भमड़े होते थे उसको बंद कर दिया गया है, विभिन्न कारणों से, प्राइवेट लैंड में पानी नहीं बहने देने के कारण से, जनसंख्या बढ़ने के कारण से, या जो भी है। तो उस सब के कारणों से भी जल जमाव का समस्या हो गया, और ये साल दर साल हल्की बारिश होती है और जल जमाव हो जाता है। पहले अगर आप सोचिए तो आज के समय से ज्यादा बारिश होती थी और फिर भी बाढ़ जैसी स्थिति नहीं बनती थी। अब हल्की बारिश होती है और घरों में पानी या रोड पर तो पानी आ ही जाता है। तो उस समस्या को कैसे निदान किया जाए, उसके लिए हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय से भी बात की है कि ये केवल वन सॉल्यूशन से नहीं होगा, इसका पूरे एरिया का सर्वे करा करके कुछ व्यापक रूप से इसके सॉल्यूशन के लिए प्रयास किया जाए। ये रिक्वेस्ट हमने पिछले दिशा की बैठक में माननीय सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह सर के सामने भी रखी थी, उनकी अध्यक्षता में ये बैठक हुई थी, और वहां पर भी ये बात को महत्वपूर्ण तरीके से उठाया गया है। होपफुली उस पर काम होगा। जैसे कि मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, और सरकार जो है शपथ ग्रहण भी मुख्यमंत्री भी कर लिए, उप मुख्यमंत्री भी कर लिए, मंत्रिमंडल के विस्तार में आपका भी मंत्री के नाम में आपका नाम पहले आ रहा है, क्या कहना है? देखिए लोग तरह तरह की बातें करते हैं। मेरी सोच यह है, देखिए सोच पे जाइए, मेरी सोच यह है कि कोशिश करना मेरा अधिकार है। इच्छा, अगर हमारी जनता, हमारे कार्यकर्ता हैं तो वो इच्छा रखते हैं, यह इसका भी सम्मान है, क्योंकि उनको इच्छा रखने का पूरा हक है, अधिकार है। और चेरिया बरियारपुर एक ऐसी धरती रही है जहां से कई सारे नामचीन मंत्री पैदा हुए हैं और पहले रहे हैं, तो उनकी इच्छा का भी सम्मान करना आवश्यक है। लेकिन इसको महत्वाकांक्षा में मत ले जाइए, क्योंकि ये जो है ये अधिकार मुख्यमंत्री जी का होता है, माननीय मुख्यमंत्री जी का होता है, और हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, जो एनडीए के शीर्ष नेतृत्व हैं, वो सब मिल बैठ कर करके तय करेंगे। हाँ, ये बात जरूर है कि कोशिश क्यों नहीं, कोशिश करना मेरा अधिकार है। चेरिया बरियारपुर से आपकी माता से भी पहले मंत्री थे, बहुत सारे मंत्री रहे चेरिया बरियारपुर बाबू रहे हैं कई सारे, और बहुत लंबे समय तक, और बहुत महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो लेकर करके रहे हैं। तो ऐसी बात है कि और हम लोग भी जैसे अब एक जनरेशनल गैप जो आ रहा है, तो नए युवा वर्ग से हम लोग, कई सारे लोग कई शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं और काबिलियत रखते हैं। तो कोशिश क्यों नहीं, कोशिश करना हमारा अधिकार है। हम अपनी बातों को समझाने का, रखने का अधिकार रखते हैं, बाकी शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे। इससे ज्यादा
ना हमारी भूमिका होनी चाहिए, ना क्षेत्रीय लोगों की इच्छा है, उनका सम्मान है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। इसके बाद इनका अधिकार क्षेत्र पूरी तरह से हमारे केंद्रीय नेतृत्व को। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।